हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज जो कि रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर दोस्तों 13 है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों 1 से 12 तक आप मॉक टेस्ट नंबर ज़रूर देख चुके होंगे। यकीनन दोस्तों आपके जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैं केवल आपको जांच कराने के लिए और अपने आप में दोस्तों परखने के लिए ये आपके लिए क्लास है दोस्तों। अगर आपके अंदर में किसी भी प्रकार से अभी भी दिक्कत है दोस्तों, तो अभी भी तैयारी कीजिए दोस्तों, अभी भी आपके पास बहुत समय है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके आज ये मॉक टेस्ट नंबर 13 में। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो शामिल स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व का जो सिद्धांत है ना, बेसिकली किस देश के संविधान से लाया गया है? तो बेसिकली फ्रांस के संविधान से आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। और बेसिकली हमेशा आपके एग्ज़ाम में जितने भी दूसरे देश के जितने भी स्रोत लिया गया उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बात करूं आयरलैंड से, आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डीपीएसपी ये कहां से लाया गया, तो आयरलैंड से। और दूसरी पॉइंट ये बनता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, ये भी प्रक्रिया आपके कहाँ से लाया गया, तो बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया। आपको याद रखना है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं दोस्तों, तो सिंगल सिटीजनशिप दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ब्रिटेन आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अमेरिका की बात करूं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, बेसिकली आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जितने भी संविधान स्रोत है उनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जीने का अधिकार जो कि राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर्टिकल 21 में कहा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया है। और आपके एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल लगने के बावजूद भी कौन से आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बेसिकली आर्टिकल 21 आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो कि आर्टिकल 16 की बात करें, तो लोक नियोजन से संबंध आपके आर्टिकल 16 में कहा गया है। आर्टिकल अगर 15 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें यह कहा गया है कि जाति के आधार पर जाति, लिंग, इन सभी भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 की मैं बात करूं दोस्तों, तो समानता की अधिकार आपके आर्टिकल 14 में कहा गया है। आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 21 ये की बात करूं दोस्तों, तो इसमें यह कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में आर्टिकल 21 के तहत कहा गया। तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपके एक प्रकार से समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एनटीपीसी में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और यकीनन आपको याद करके जाना दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करना दोस्तों। आप एक मेरे मेहनत के लिए दोस्तों लाइक करना है ना दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। बेसिकली दोस्तों 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और आपके एग्ज़ाम में हमेशा असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार का क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह से दोस्तों 1919 में आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर ने बहुत संख्या में लोगों को हत्या की थी। और फिर बाद में जाके जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मार के हत्या किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में हमेशा कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने को मिलता है। 1925 की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में इससे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आपकी जो ट्रेन एक्शन मूवमेंट है ना, ये कब हुआ था। बेसिकली 1925 का ये घटना है और आपको याद रखना है। अगर मैं 1924 की बात करूं दोस्तों, तो इसमें से कहा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। अगर मैं
स्थापना की बात करूँ तो 1924 में किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भू आकृति विज्ञान, आपके स्थलाकृति, उत्पत्ति और उसके प्रक्रिया के बारे में अध्ययन के लिए समर्पित है। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आता तो बेसिकली आप इससे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए और दोस्तों क्लास खत्म होने के एक बार और ज़रूर आप रिवीजन कीजिए। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं दोस्तों, याद करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर इसे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के अपने गैलरी में रख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह यानी कि धात्विक खनिज नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अब्रक, जो एक प्रकार से अलोह धात्विक खनिज है, जिसमें से तांबा, बॉक्साइट और लेड एक प्रकार के आपके धात्विक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोलकाता अधिवेशन में आपके महात्मा गांधी के खिलाफ में दोस्तों खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया गया था। और ये आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों लखनऊ अधिवेशन आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर दोस्तों मैं पहले अधिवेशन की बात करूँ तो आपके ये बम्बई में जो कि किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको याद रखना, बहुत आंसर कलकत्ता लोग मारता है पहला बैठक, लेकिन आपको बॉम्बे आंसर करना है। आपके एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूजन करके आंसर गलत करके लोग आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली मेरा एक उद्देश्य दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को रियलाइज कराऊँ, दिखाऊँ कि हाँ इस प्रकार से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये 3 ऑप्शन आपके शिक्षा से संबंधित है, बट आपके जो www ऑनलाइन जो sbi.com है ये आपके शिक्षा से संबंधित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र। आपके एग्जाम में दोस्तों इकोनॉमिक से प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरे क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो सेवा के अंतर्गत में आता है दोस्तों, जैसे कि बैंकिंग आ जाएगा या ऑटो रिक्शा चालक हो जाएगा, आने जितने भी प्रकार से सेवा के क्षेत्र में आता है दोस्तों, ये सारा का सारा आपके तृतीय क्षेत्र आ जाता है। और उसी में दोस्तों भारत में जो जीडीपी है ना, उनका जो सर्वाधिक मैक्सिमम अगर मैं योगदान की बात करूं तो बेसिकली आपके तृतीय क्षेत्र से आता है। अगर दोस्तों मैं पहले क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह ये आता है। दूसरे आपके सर जो भी पहले कृषि का आता है उनसे जो भी प्रोडक्ट आया फिर जाके उद्योग के द्वारा जो बनाया गया, ये बेसिकली आपके द्वितीय उद्योग में आया, फिर जाके तृतीय उद्योग आता है। तो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स से इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सूर्य का जो चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। बेसिकली दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर जाएगा उल्कापिंड। और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन छांटता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों। अगर मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए तो दोस्तों आप हमारे लिए एक लाइक तो कर सकते ना दोस्तों। यकीनन दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छा लगता होगा। और दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार से अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और एक अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार से लेवल है और लेवल को कैसे बढ़ाऊं या घटाऊं या किस तरीके से क्वेश्चन लाऊं दोस्तों, एक बार ज़रूर आप कहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको करवा दिया दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो इंटरनेशनल बैंक फॉर जो कि रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विश्व बैंक। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा जैसे कि विश्व बैंक आ जाएगा, या फिर दोस्तों जितने भी आपके मुख्यालय और उनके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ भारतीय स्टेट बैंक, अगर बात करूँ उसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक, तो
तो इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई का दोस्तों पहले नाम क्या था। तो बेसिकली इंपीरियल बैंक था, जो कि 1955 के बाद आपकी एसबीआई किया गया। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, ये बेसिकली 1934 में इसका गठन किया गया था, 1935 में इसकी स्थापना किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में बैंक से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली दोस्तों आप जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जैसे कि विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ गया, इन सभी जितने भी प्रसिद्ध आपके नाम है दोस्तों, उनका हमेशा मुख्यालय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको उस तरीके से पढ़ के जाना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने से प्राप्ति क्या कहा जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और उनसे जो कि घटाने पर क्या प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बेसिकली दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों, यकीनन आपके एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अभी जिस प्रकार से एग्जाम हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपके टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, साथ में आपके आरपीएफ का एग्जाम हुआ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ और साथ ही दोस्तों अभी आपके स्टेनोग्राफर का हुआ। दोस्तों आप जाके उठा के देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो ना, जो कि सकल राष्ट्रीय उद्यास, निवल राष्ट्रीय जो कि उत्पाद, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाने की, तो इसलिए आप जरूर इसे पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके जो जाकिर हुसैन, ये भारत के दूसरे जो कि सेकेंड नंबर के आपके उपराष्ट्रपति के रूप में रहा था, जो कि पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे थे। और दूसरे अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति के रूप में तो डॉक्टर जो कि जाकिर हुसैन के रूप में रहा था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों जाकिर हुसैन का अभी 2024 में इनका निधन हुआ और आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। और यही जो कि जाकिर हुसैन बेसिकली तबला वादक एक महान जो कि तो इसी तरह से आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि इनमें से कौन सा सम्राट अशोक के शासन काल में राजस्व मंत्री थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो है ना सो बेसिकली अकबर के शासन काल में एक राजस्व मंत्री था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा मुगल काल से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों दिल्ली सल्तनत, फिर जाके मुगल काल, दिल्ली सल्तनत आपके 1206 से लेकर 1526 के बीच में दोस्तों आपके दिल्ली सल्तनत चला था। फिर जाके मुगल काल की मैं बात करूँ तो आप 1526 से लेकर दोस्तों आपके 1857 तक आपकी बेसिकली मुगल काल चला था, जिसमें से आपके पहले बाबर जो कि हुआ था, फिर जाके हुमायूं, फिर जाके आपके हुमायूं के बाद दोस्तों आपके अकबर, फिर जाके जहांगीर दोस्तों, फिर जाके शाहजहां, फिर जाके दोस्तों औरंगजेब। इनसे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों सामान्य न्याय एवं निःशुल्क जो विधिक सहायता को जो अधिकार ना आपकी बेसिकली भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर दोस्तों मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ तो भाग 3 में 12 से 35 के बारे में दोस्तों 12 से 35 के ही बारे में दोस्तों आपके मौलिक अधिकार के कहा गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार बेसिकली आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 12 से 35 भाग 3 में कहा गया है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही समानता का अधिकार आपके 14 से 18 के बारे में कहा गया है, ये सारे के सारे आपके बेसिकली आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का जो अधिकार है आपके मौलिक अधिकार के रूप में नहीं आता, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो बेसिकली दोस्तों आपके IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है ना, इनका मुख्यालय बेसिकली वाशिंगटन डीसी में, आपको याद रखना। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ दोस्तों तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
ओपेक का दोस्तों अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ तो वियना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में जितने भी संगठन एवं मुख्यालय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जो भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या की बात करूं दोस्तों तो आपके 1084 है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए जनगणना संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीनन इसी वीडियो के सेक्शन में दोस्तों मैंने जनगणना से संबंधित एक मैराथन जो कि क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। अगर जितने भी मेरे एसएससी जीडी वाले दोस्त अभी क्लास को देख रहे हैं, 2024-23 के जितने भी क्वेश्चन जनगणना से संबंधित, उसी तरह से स्टैटिक, उसी तरह से हिस्ट्री, उसी तरह से पॉलिटी, मैंने 4 सेक्शन अभी तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। और हमेशा जनगणना कोई भी एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाल, हरा और पीला। ये 3 रंग आपके बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस समय ये रंग था। और बेसिकली आपको याद रखना, आपको एक एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके एनटीपीसी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र की सेवा क्षेत्र में जाना जाता है। मैंने कहा ना दोस्तों, आपके जितने भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनसे आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है और पूछा जाता है। मैंने कहा ना, और अभी देखो क्वेश्चन आ गया। वही शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन एक तरह से पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ जीडीपी कहाँ से जाता है तो आपके तृतीय क्षेत्र से जाता है। वहीं पूछ रहा है कि सेवा के क्षेत्र की किस क्षेत्र में आता है, तो बेसिकली आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा कृत किया गया। तो बेसिकली आपको जो कि इलांगो अडिगल के द्वारा आपकी शिल्पाधिकारम जो कि कृत किया गया, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से कालिदास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इनसे भी बहुत जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया किताब आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों पॉवर्टी ऑफ जो इंडिया है सो आपके अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखा गया है। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करें कि पॉवर्टी एंड जो कि फेमिन्स जो कि आपके लिखा गया, उसके बाद ऑन इकोनॉमिक आने की इनइक्वालिटी आपके लिखा गया। और दोस्तों एक और जो कि रिसोर्सेस वैल्यूज़ एंड जो कि डेवलपमेंट, ये आपके 3 बुक आपके अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। और आपके एसएससी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे दोस्तों हमेशा अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको याद रखिएगा पॉवर्टी एंड फेमिन्स। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑन इकोनॉमिक आने की इनइक्वालिटी आ जाएगा, और रिसोर्सेस वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट, ये 3 बुक आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सर्वाधिक मौजूद भंडार है। बेसिकली ओडिशा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में याद रखना, आपके झारखंड से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि झरिया जो धनबाद है उसमें से कोयला का क्षेत्र बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इस्पात को आने की कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व का आवश्यकता होती है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो ऐसा चीज़ है ना, आपके लोहा है ना, जितने भी इस्पात है उसको कठोरीकृत करने के लिए आपको मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्कर्वी होता है, जो आपकी विटामिन सी की कमी से होता है। उसी तरह से दोस्तों आपकी विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों रासायनिक नाम, तो आपको याद रखना है स्कॉर्बिक अम्ल। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी। अगर मैं बात करूँ विटामिन बी दोस्तों 8 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 दोस्तों थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरह से देखा जाता है और पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था। बेसिकली 1907 में हुआ था। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि टाटा जो अभी उनके जो चेयरमैन के रूप में जो अभी हेड रहा रतन जी टाटा, उनका 2024 में निधन हुआ। और उनसे संबंधित आपके टाटा आयरन एंड जो स्टील कंपनी ने उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक यानी कि बाघ दिवस के रूप में कब जाना जाता है। बेसिकली 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं टाइगर प्रोजेक्ट दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 1993 में। और अगर मैं हाथी प्रोजेक्ट की बात करूं तो 1992 में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइगर
1973 और हाथी 1992। ठीक है दोस्तों, टाइगर 1973 आ जाएगा और हाथी 1992। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि खालसा सेना और सैन्य कमांडर जो कि बंदा सिंह बहादुर जो कि कब शहीद हुआ था, बेसिकली 1716 में। इस क्वेश्चन दोस्तों बहुत ऐसे मेरे दोस्तों को नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्क्रीनशॉट मार के जरूर दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उर्वरक के पैक पे मौजूद मुद्रित अक्षर जो कि एनपीके का क्या अर्थ होता है, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। हमेशा जब उर्वरक जो पैक होता है ना दोस्तों, उस पर जो मुद्रित अक्षर होता है ना, उन पे हमेशा एनपीके लिखा जाता है। अगर उसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम आ जाएगा। मैंने कहा ना दोस्तों, आपके एनटीपीसी में हमेशा फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में आया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की अवधारणा आया था और आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरे मेहनत के लिए कि आप जरूर लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। और दोस्तों एक अपना रिव्यू जरूर देना दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है। आप सब बहुत मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच अभी दोस्तों।